मुझे तो बहुत डर लग रहा है तुम्हारी तलवार देखकर। एक मरे हुए इंसान को मारने की धमकी दे रहे हो? ये सुनकर राजकुमार देवदत्त चौंक गया। क्या 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 कहा तुमने? मरा हुआ इंसान? लेकिन तू तो जीवित है। अगले ही क्षण मोहन का रूप भयानक हो गया। मेरा नाम मोहन है और मेरी ये हालत किसी और की वजह से नहीं, तेरे पिता राजा नीलमणि की वजह से हुई है। जब तक मैं उसके पूरे परिवार को खत्म नहीं कर देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? सच सुनना चाहते हो तो सुनो, ये घटना कुछ समय पुरानी है। नगर राज्य का राजकुमार देवदत्त घने जंगल से होता हुआ अपने राज्य की ओर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के बीच बहती एक नदी पर पड़ी। नदी के किनारे एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो नदी की ओर देख रही थी। घने जंगल में उसे अकेली देखकर राजकुमार देवदत्त ने अपना घोड़ा रोक लिया। अरे, इस घने जंगल में इस नदी के किनारे ये सुंदर लड़की अकेले क्यों खड़ी है और ये नदी को घूर क्यों रही है? ओह, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इतना सोचकर राजकुमार देवदत्त घोड़े से उतरा और दबे पांव लड़की के पीछे की ओर बढ़ गया। लड़की आंखें बंद करके नदी में छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी राजकुमार देवदत्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि आत्महत्या करना पाप है? ये सुनकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मर जाने दो, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आखिर तुम आत्महत्या करना क्यों चाहती हो सुंदरी? क्या बात है? मेरा नाम सुकन्या है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही संसार छोड़कर चले गए थे। मेरे भाई ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन कुछ दिनों पहले वो काम पर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। जब ये बात मेरे मंगेतर को पता चली तो उसने मेरा रिश्ता तोड़ दिया। अब मैं पूरी तरह अनाथ और बेसहारा हूँ। एक अनाथ लड़की को समाज किस नजर से देखता है ये आप जानते ही हैं। अब मेरा सहारा कौन बनेगा? एक भाई था, शायद वो भी संसार छोड़ गया। सुकन्या की दर्द भरी कहानी सुनकर राजकुमार देवदत्त गंभीर हो गया। देखो, हिम्मत मत हारो। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये हौसला बढ़ाने वाली बातें सुनने में अच्छी लगती है राजकुमार। असल दुनिया में कोई भी अनाथ लड़की का हाथ थामना नहीं चाहता, सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं। राजकुमार देवदत्त गहरी नजर से सुकन्या को देखने लगा। सच तो ये था कि उसे पहली ही नजर में सुकन्या से प्रेम हो गया था। राजकुमार देवदत्त ने जमीन पर पड़ा एक कांटा उठाया, अपने अंगूठे में चुभोया और सुकन्या की मांग भर दी। ये क्या राजकुमार, आपने मेरी मांग भर दी? मैंने सच्चे मन से तुम्हारी मांग भरी है। आज से तुम मेरी पत्नी हो और तुम बेसहारा नहीं हो, और कभी भी अपने आप को अनाथ मत कहना, ठीक है? आओ चलो। राजकुमार देवदत्त सुकन्या को सुंदर नगर की एक भव्य और सुंदर हवेली में लेकर आया। आइए राजकुमारी, आइए, अब मेरे साथ आइए आप। सुकन्या, तुम्हें कुछ दिनों यहीं ठहरना होगा। क्या है कि हमने तुमसे अचानक से विवाह किया है, इसीलिए ये बात अभी हम अपने पिताजी को नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, सही समय आने पर हम उन्हें सब कुछ बता देंगे, ठीक है? तुम यहाँ आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। राजकुमार देवदत्त अपनी पत्नी सुकन्या के साथ उसी हवेली में रहने लगा। कुछ ही दिनों में सुकन्या भी मन से राजकुमार देवदत्त को अपना पति मानने लगी। एक दिन राजकुमार देवदत्त ने अपने हाथों से सुकन्या का चित्र बनाया। आपने तो मेरी तस्वीर बहुत सुंदर बना दी है। पता है सुकन्या, जब मैं अपने पिताजी को तुम्हारे बारे में बताऊंगा ना, तो सबसे पहले यही चित्र दिखाऊंगा। हमें विश्वास है कि ये देखकर उन्हें गर्व होगा कि उनके पुत्र ने इतनी सुंदर जीवन संगिनी चुनी है। इधर दूसरी ओर राजकुमार देवदत्त के पिता राजा नीलमणि अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी शारदा वहां आ पहुंची। पिताजी, मैं अपनी सखियों के साथ जंगल में टहलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जंगल की गहराइयों में मत जाना। राजकुमारी शारदा अपनी एक सखी के साथ जंगल की ओर निकल गई। काफी देर तक दोनों जंगल में टहलती रही। राजकुमारी, अब हमें महल लौटना चाहिए। राजकुमारी शारदा थक चुकी थी। वो एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गई।
मेरे पाँव तो पूरी तरह थक चुके हैं। सखी इधर उधर देखने लगी। लगता है हम जंगल की गहराई में आ गए हैं, थोड़ा विश्राम करके लौट चलेंगे। तभी अचानक घोड़ों की टापों की आवाज उनके कानों में पड़ी। घोड़ों की आवाज सुनकर राजकुमारी शारदा की आंखों में चमक आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी ने हमें ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए हों। तभी उनके सामने एक अत्यंत सुंदर बग्गी आकर रुक गई। वो बग्गी शाही महल की नक्काशी जैसी सजी हुई थी। सुनहरे किनारों पर महीन कारीगरी की गई थी और लकड़ी पर फूलों की नक्काशी चमक रही थी। घोड़े भी सजे हुए थे, मानो किसी राजसी यात्रा के लिए तैयार हों। बग्गी चलाने वाला एक अत्यंत सुंदर युवक था। तुम कौन हो? तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। राजकुमारी, मैं कुछ दिन पहले ही इस राज्य में आया हूँ और अक्सर जंगल में ये बग्गी चलाता हूँ। भटके हुए यात्रियों को इसी बग्गी से उनकी मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। बातें तो बहुत अच्छी करते हो। तुम्हारी बग्गी भी शाही बग्गी जैसी लग रही है, बहुत सुंदर है। राजकुमारी, यदि आप मेरी बग्गी पर बैठकर महल तक जाएंगी तो ये मेरी बग्गी का सौभाग्य होगा। आइए ना, आइए आइए। इतना कहकर वो युवक नीचे उतरा और बग्गी का दरवाजा खोल दिया। मगर राजकुमारी शारदा की सखी को वो बग्गी कुछ ही क्षणों में विचित्र लगने लगी। राजकुमारी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है आपको इस बग्गी पर नहीं बैठना चाहिए। बकवास मत करो, देख नहीं रही हो, ये तो शाही बग्गी लग रही है और ये युवक भी किसी अच्छे घर का ही मालूम पड़ता है। तभी बग्गी चलाने वाला युवक आगे बढ़कर बोला, राजकुमारी, मेरी बग्गी पर सबसे पहले आपको ही बैठना चाहिए। आइए। राजकुमारी शारदा मुस्कुराती हुई धीरे धीरे बग्गी के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसकी नजर बग्गी के अंदर पड़ी। बग्गी के भीतर रंग बिरंगी चमकती हुई एक विचित्र रोशनी फैल रही थी। तुम्हारी बग्गी के अंदर तो बड़ी ही अजीब रोशनी जगमगा रही है। एक बार आप अंदर बैठकर तो देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आइए भी, अब आइए आइए आइए। राजकुमारी शारदा बग्गी के अंदर चढ़ गई। कुछ ही क्षणों में बग्गी का दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही राजकुमारी शारदा बग्गी के भीतर पहुंची, अगले ही पल बग्गी के अंदर भयानक सफेद रोशनी फैल गई। राजकुमारी शारदा भयभीत हो गई। अगले ही क्षण रंग बिरंगी चमक के साथ राजकुमारी शारदा एक विशाल महल के भीतर प्रकट हो गई। हे भगवान, ये क्या? मैं तो बग्गी में बैठी थी, फिर अचानक इस महल में कैसे आ गई? इसका मतलब वो मायावी बग्गी थी। मुझे अपनी सखी की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी दूर से उसी युवक की आवाज उसके कानों में टकराई। अब इस महल से तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगी राजकुमारी। ये महल ही तुम्हारी नियति है। इधर दूसरी ओर राजकुमारी शारदा की सखी भयभीत अवस्था में बग्गी की ओर देख रही थी। तुमने बग्गी का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? राजकुमारी को बाहर निकालो। अगले ही पल उस युवक की आंखें विचित्र ढंग से चमकने लगी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई। उसका चेहरा भयानक हो गया। ये दृश्य देखकर सखी की चीख निकल गई। अगले ही पल वो युवक अपनी बग्गी सहित रंग बिरंगी चमक में वहां से गायब हो गया। राजकुमारी शारदा की सखी भय से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली, तब चारों ओर रात का सन्नाटा फैला हुआ था। राजकुमारी शारदा की सखी घबराई हुई अवस्था में दौड़ती हुई महल की ओर पहुंची। महल के बाहर राजा नीलमणि चिंतित अवस्था में टहल रहे थे। अरे, इतनी देर क्यों लग गई? और तुम अकेली क्यों आई हो? राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी शारदा की सखी कांपते होठों से पूरी घटना बताने लगी। ये क्या बात कर रही हो तुम? क्या तुम सच बोल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पुत्री को गायब करने में तुम्हारा कोई षड्यंत्र हो? हैं? नहीं महाराज, मेरी आंखों के सामने राजकुमारी शारदा बग्गी में बैठी और वो युवक बग्गी समेत गायब हो गया। अगले दिन पूरे राज्य में हंगामा मच गया। राजा नीलमणि राज दरबार में बैठे थे। मंत्री, पता लगाओ कि ये कौन सा बग्गीवान है जिसने दिन दहाड़े हमारी पुत्री का अपहरण कर लिया। ये अवश्य ही कोई जादूगर या तांत्रिक होगा। सैनिकों को जंगल की ओर रवाना करो। हमें किसी भी कीमत पर अपनी पुत्री सही सलामत चाहिए। मंत्री आदेश सुनकर सिर झुकाकर चला गया। सैनिकों ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बग्गीवान का कोई पता नहीं चला। शाम को मंत्री सिर झुकाए वापस आ गए। महाराज, सैनिकों ने पूरा जंगल छान मारा, ना कोई बग्गी मिली और ना ही कोई बग्गीवान। हमने कई साधुओं से भी सहायता मांगी, लेकिन वो भी असफल रहे महाराज। ये सुनकर राजा नीलमणि क्रोधित हो गए थे। ओह, आखिरकार ये हो क्या रहा है?
और हाँ, हमारे पुत्र राजकुमार देवदत्त, जिसे हमने एक महत्वपूर्ण कार्य से भेजा था, वो भी अभी तक लौट कर नहीं आया। यदि वो यहाँ होता तो शायद कुछ उपाय निकाल पाता। मंत्री, पता करो कि राजकुमार देवदत्त कहाँ है। मंत्री चुपचाप वहाँ से चला गया। इधर राजकुमार देवदत्त अपने ही नगर में बनी अपनी हवेली के आंगन में शांत भाव से बैठा हुआ था। तभी राजा का मंत्री एक सैनिक के साथ वहाँ पहुँचा। हाँ, मुझे पता था कि आप इसी हवेली में ठहरे होंगे। क्या आपको कुछ खबर भी है राजकुमार कि आपके पीठ पीछे क्या घटा है, क्या हो रहा है? तभी भीतर से सुकन्या बाहर आ गई। सुकन्या को देखकर मंत्री चौंक गया। आहा, वाह 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 वाह, ये दासी तो बिल्कुल नहीं लगती। इसने तो शाही वस्त्र पहने हुए हैं। राजकुमार, क्या चक्कर है? इनका नाम सुकन्या है और हमने इनसे विवाह कर लिया है। अब ये हमारी पत्नी है। हैं? क्या इस बारे में आपके पिता को कुछ पता है? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। इतना कहकर राजकुमार देवदत्त ने सुकन्या को भीतर जाने का इशारा किया। सुकन्या भीतर चली गई। हाँ, लेकिन इस समय आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। राजकुमार देवदत्त चौंक गया। कैसी मुसीबत? आपकी बहन राजकुमारी शारदा का अपहरण हो गया है। क्या बात कर रहे हो? आखिर किसने हमारी बहन का अपहरण किया? मंत्री ने पूरी घटना विस्तार से राजकुमार देवदत्त को बताई। देखो मंत्री, अभी हमारे विवाह की बात पिताजी को बिल्कुल भी मत बताना। सही समय आने पर हम स्वयं बताएंगे। चलो, तुरंत महल चलते हैं, चलो। कुछ ही देर में राजकुमार देवदत्त अपने पिता राजा नीलमणि के सामने खड़ा था। बेटा राजकुमार, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? पिताजी, मैं क्षमा चाहूंगा। ये बताइए, क्या उस बग्गीवान का कुछ पता चला? नहीं नहीं नहीं, उस बग्गीवान का कोई पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या। सबसे पहले राजकुमारी शारदा की सखी को बुलवाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो बग्गीवान दिखता कैसा था। आप जानते हैं ना पिताजी, मैं किसी का भी वर्णन सुनकर उसका चित्र कागज पर उतार सकता हूँ। राजा नीलमणि ने तुरंत राजकुमारी शारदा की सखी को बुलाया। तो अब तुम मुझे विस्तार से बताओ कि वो बग्गीवान दिखता कैसा था। राजकुमारी शारदा की सखी ने उसके चेहरे, आँखों और हाव भाव का विस्तार से वर्णन किया। कुछ ही देर में पूरी तस्वीर बन गई। यही है महाराज। तस्वीर देखकर राजा नीलमणि चौंक गया। हाँ, ये क्या कह रही हो? क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। मैं कैसे विश्वास करूं? पिताजी, मैं आंखें पढ़ना जानता हूँ और ये झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन आप ये बताइए कि इस तस्वीर को देखकर आप चौंक क्यों गए? क्या आप इसे जानते हैं? हाँ, नहीं, हम इसे नहीं जानते। बस इसकी बात पर हमें भरोसा नहीं हुआ। बस हाँ। इतना कहकर राजा नीलमणि तेज कदमों से वहाँ से चला गया। तभी मंत्री वहाँ आ गया। राजकुमार, यदि आप कहें तो इस चित्र को पूरे राज्य में बंटवा दिया जाए। नहीं 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 मंत्री जी, इसके लिए बहुत सी प्रतियां बनवानी होंगी और भी चित्रकार ढूंढने पड़ेंगे और हमारे पास अभी इतना समय नहीं है। हम स्वयं इस चित्र के सहारे इसकी खोज करेंगे। इतना कहकर राजकुमार देवदत्त तेज कदमों से वहाँ से निकल गया। राजकुमार देवदत्त पूरे राज्य में उस कोचवान को तलाश करने लगा। एक दिन राजकुमार देवदत्त एक गांव पहुंचा और एक व्यक्ति से बोला, क्या तुम इस तस्वीर को पहचानते हो? हाँ, मैं इसे पहचानता हूँ। इसका नाम तो मोहन है। ये तांगा चलाता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ये गायब हो गया। इतना कहकर उस व्यक्ति ने सामने एक झोपड़ी की ओर इशारा किया। वो देखो, वो जो सामने झोपड़ी है ना, ये उसी की झोपड़ी है। वो यहाँ अपनी बहन के साथ रहता था। बहन? हाँ, अरे कुछ समय पहले मोहन अपना तांगा लेकर काम पर गया था और फिर कभी वापस ही नहीं आया। उसकी बहन ने बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर वो भी अचानक से झोपड़ी छोड़कर चली गई। गांव में अकेली होने की वजह से लोग उसे गंदी नजर से देखने लगे थे। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। राजकुमार देवदत्त झोपड़ी के पास पहुँचा। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। कौन हो तुम? राजकुमार देवदत्त जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने एक साधु को खड़ा पाया। प्रणाम साधु महाराज, मैं इसी राज्य का राजकुमार हूँ।
इतना कहकर राजकुमार देवदत्त ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। जिस तांगे को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है, वो श्रापित घाटी के नीचे मिलेगा। श्रापित घाटी? तुम्हें वो तांगा वहीं मिलेगा। और यदि वो तांगा मिल गया तो तुम वहां तक भी पहुंच जाओगे जहां तुम्हें जाना है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राजकुमार देवदत्त ने बिना देर किए अपने घोड़े की दिशा श्रापित घाटी की ओर मोड़ दी। बहुत देर की यात्रा के बाद वो घाटी के ऊपर खड़ा था और नीचे देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। घाटी के नीचे एक टूटा फूटा तांगा पड़ा हुआ था। राजकुमार देवदत्त चट्टानों और पत्थरों की सहायता से घाटी के नीचे उतरा। तांगे को देखकर वो सोच में पड़ गया। राजकुमारी की सखी ने तो कहा था कि बग्गी बहुत सुंदर थी, लेकिन ये तो पूरी तरह से टूटा फूटा तांगा है। राजकुमार देवदत्त तांगे की जांच करने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर तांगे के टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही वो दरवाजे के भीतर गया, अगले ही क्षण रंग बिरंगी चमक के साथ उसने खुद को एक विशाल महल में खड़ा पाया। ये क्या, तांगे के भीतर महल? हे प्रभु, क्या ये सब जादू है? तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हाँ, ये तो मेरे बहन की आवाज है। वो आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वो एक कक्ष में पहुंचा। वहाँ राजकुमारी शारदा फूट फूट कर रो रही थी। भैया, भैया, आप आ गए। तभी रंग बिरंगी चमक के साथ वही बग्गीवान प्रकट हो गया। देखो 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 कौन आया, भैया आया, भैया आया। मुझे तो लगा था कि इसके पिताजी यहाँ पर आएंगे और फिर कभी लौट नहीं पाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा है पिता नहीं तो भाई आया है बचाने के लिए, है ना? राजकुमार देवदत्त ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। तूने मेरी बहन का अपहरण क्यों किया? कौन है तू? मुझे तो बहुत डर लग रहा है तुम्हारी तलवार देखकर। एक मरे हुए इंसान को मारने की धमकी दे रहे हो? ये सुनकर राजकुमार देवदत्त चौंक गया। क्या 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 कहा तुमने? मरा हुआ इंसान? लेकिन तू तो जीवित है। अगले ही क्षण मोहन का रूप भयानक हो गया। मेरा नाम मोहन है और मेरी ये हालत किसी और की वजह से नहीं, तेरे पिता राजा नीलमणि की वजह से हुई है। जब तक मैं उसके पूरे परिवार को खत्म नहीं कर देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या? ये घटना कुछ समय पुरानी है। मोहन अपना तांगा लेकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी एक घोड़ा जिस पर एक नकाबपोश सवार था अचानक तांगे के सामने आ गया। मोहन ने तांगा रोक दिया। अरे क्या पागल हो गए हो क्या? ये अचानक से सामने आने का क्या तरीका है? नकाबपोश ने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। हाँ, क्षमा कीजिएगा महाराज, नकाब की वजह से मैं पहचान नहीं पाया। आप तो हमारे राज्य के महाराज नीलमणि हैं। क्षमा कीजिए। हमें एक रहस्य का पता चला है। दूर पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में बहुमूल्य हीरे हैं। मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। अकेले जाना चाहता था, लेकिन तुम्हें देखकर सोचा कि तांगे से चला जाऊं। अगर तुम मुझे वहां तक ले चलो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन महाराज, वो गुफा है कहाँ? श्रापित घाटी के आगे। हाँ, लेकिन महाराज, श्रापित घाटी के आगे कोई मनुष्य डर के कारण नहीं जाता। कहते हैं कि वो घाटी श्रापित है। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे? पहले तो हम तुमसे आग्रह कर रहे थे, पर अब ये हमारा आदेश है। श्रापित जैसा कुछ नहीं होता। अगर हमें वो हीरे मिल गए तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, समझ गए? चलो। इतना कहकर राजा नीलमणि मोहन के तांगे पर बैठ गया। मोहन ना चाहते हुए भी तांगा आगे बढ़ाने को विवश हो गया। कुछ ही समय में मोहन तांगे को श्रापित घाटी पार कराकर एक गुफा तक ले आया। राजा नीलमणि तांगे से उतरा और गुफा के भीतर चला गया। कुछ देर बाद राजा नीलमणि के हाथ में एक अत्यंत प्राचीन संदूक था। जानते हो, इस संदूक में बहुमूल्य हीरे हैं। मेरे गुप्तचरों की सूचना सही थी। बरसों पहले किसी राजा ने इन्हें यहाँ छिपाया था। इतना कहकर राजा नीलमणि तांगे में वापस बैठा। अब हमें वहीं छोड़ दो जहाँ हमारा घोड़ा बंधा है। चलो। मोहन ने तांगा वापस मोड़ दिया।
रात का अंधेरा घना हो चुका था। घाटी के पास पहुंचते ही घोड़े रास्ता ठीक से नहीं देख पाए। अंधेरे में घोड़ों के पांव फिसल गए। तांगा घाटी के किनारे आकर अचानक झुक गया। एक ओर के पहिए हवा में लटक गए और दूसरी ओर चट्टानों से अटकी हुई थी। तांगा आधी घाटी में झूल रहा था, आधा चट्टानों पर टिका था। राजा नीलमणि ने खतरा भांपते ही छलांग लगा दी। मोहन तांगे के साथ नीचे लटक गया। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए। अगर मैं जरा भी हिला तो मैं गिर जाऊंगा। कृपया हाथ दीजिए महाराज, हाथ दे दीजिए महाराज। राजा नीलमणि ने मोहन को गहरी नजर से देखा। सुनो, जो संदूक तुम्हारे पीछे रखा है पहले वो मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। लाओ। मोहन ने कांपते हाथों से संदूक राजा नीलमणि को दे दिया। राजा नीलमणि जोर से हंसा। मूर्ख कहीं के, अब मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला। नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज। मेरी एक जवान बहन है, उसका विवाह तय हो चुका है। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा महाराज। राजा नीलमणि ने निर्दयता से तांगे पर एक लात मार दी। संतुलन बिगड़ गया। घोड़े चीखते हुए नीचे की ओर खिंच गए। तांगा पूरी गति से चट्टानों से टकराता हुआ घाटी में गिर गया। मोहन तांगे सहित अंधेरे में समा गया। राजा नीलमणि मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मोहन फिर से सामान्य रूप में आ गया। राजा नीलमणि नहीं जानता था कि वो घाटी वास्तव में श्रापित थी। मैं मरकर भी श्रापित हो गया। और फिर मैंने बदला लेने की ठानी। जब मैं घर नहीं लौटा तो मेरी बहन भी गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसका विवाह था। उसके मंगेतर ने भी उसे छोड़ दिया। अब बताओ राजकुमार, मैंने सही किया या गलत? राजकुमार देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। देखो मित्र, अब तुम्हारे साथ वाकई में बहुत गलत हुआ। वैसे तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन सुकन्या। ये सुनकर राजकुमार देवदत्त चौंक गया। उसने जेब से एक चित्र निकाला। ये देखो, क्या यही है तुम्हारी बहन? चित्र देखकर मोहन स्तब्ध रह गया। हाँ, यही है। पर ये चित्र तुम्हारे पास कैसे? मित्र, तुम्हारी बहन अब मेरी पत्नी है। राजकुमार देवदत्त ने सारी घटना मोहन को बता दी। देखो, मेरे पिता ने तो पाप किया है, लेकिन न्याय से ऊपर कोई नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी तो ठीक है, मैं सामने खड़ा हूँ, जो करना चाहो कर लो। मोहन रोने लगा। मेरी बहन को तुमने सम्मान दिया, मुझे गलत साबित कर दिया। इतना कहकर मोहन रंग बिरंगी चमक में विलीन हो गया। मायावी महल भी उसी क्षण लुप्त हो गया। कुछ ही क्षणों में राजकुमार देवदत्त और राजकुमारी शारदा ने स्वयं को घाटी के नीचे खड़ा पाया। वहाँ एक टूटा फूटा तांगा पड़ा था। राजकुमार देवदत्त सबसे पहले अपनी बहन को लेकर हवेली पहुंचा। उसने सुकन्या को सारी घटना बताई। सुकन्या फूट फूट कर रो पड़ी। इसके बाद तीनों राजमहल पहुँचे। राजा नीलमणि अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो गया, लेकिन सुकन्या को देखकर चौंक गया। राजकुमार देवदत्त ने पूरी सच्चाई अपने पिता के सामने रख दी। आप राजा थे, फिर भी लालच में अंधे हो गए। अब मैं समझ गया कि मोहन की तस्वीर देखकर आप चौंके क्यों थे। राजा नीलमणि फूट फूट कर रो पड़ा। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। क्षमा अब आप ईश्वर से मांगिएगा। आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। राजकुमार देवदत्त ने अपने पिता को कारागार में बंद करने का आदेश दिया। ये कहानी थी उस रहस्यमयी तांगे की, जो लालच, पाप और बदले की आग से जन्मा था और जिसके भीतर एक जादुई महल कैद होकर इंसानों की नियति बदल रहा था। और इसी रहस्य ने ये सत्य उजागर किया कि हर छल, हर पाप और हर अन्याय का अंत तय है। रहस्यमयी तांगे में जादुई महल।